क्वेश्चन देखिए। A body of mass small m makes an elastic collision with another identical body at rest such that the collision is not head-on. Find out angle between final velocities of both bodies. तो oblique collision का केस है, उसका मैंने आपको जनरल एग्जांपल यही बताया बेटा, ऐसे बनाएंगे जल्दी निकलेंगे आंसर्स। ठीक है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी मान लीजिए, तो आप देख रहे हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कोलाइडिंग बॉडीज, इसकी तो जीरो है, रेस्ट पर है ना, अनदर आइडेंटिकल बॉडी एट रेस्ट, मास दोनों के एम है। ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी है, जीरो है, और इसकी इस डायरेक्शन में यू है मान लीजिए, थीटा एंगल पे। ठीक है, थीटा एंगल पे यू है। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा आपका, इलास्टिक कोलिजन है सेम मास के, तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट तो वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। इसकी वेलोसिटी जीरो थी, वो इसको मिल जाएगी, और जो इसकी थी यू कॉस थीटा वो आगे वाली को मिल जाएगी। तो आपकी जो पहली कोलाइडिंग बॉडी फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, फर्स्ट तो स्टॉप कर गई इस डायरेक्शन में, और ये वाला जो कंपोनेंट है पहली बॉडी का वो अनचेंज रह जाएगा, क्योंकि वो क्या है, कॉमन टेंजेंट के अलोंग है, ये आपकी कॉमन टेंजेंट है। तो कॉमन टेंजेंट के अलोंग तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं आ रहा है, तो उस डायरेक्शन में उसका मोमेंटम सेम रखने के लिए ये वाली वेलोसिटी तो क्या होगी, यू साइन थीटा रह जाएगी। इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और जो सेकंड कोलाइडिंग बॉडीज है वो इसकी वेलोसिटी लेके निकल जाएगी। इसकी वेलोसिटी कितनी थी, यू कॉस थीटा, तो उसकी भी कितनी हो जाएगी, यू कॉस थीटा हो जाएगी। बताइए यहाँ तक। फर्स्ट बॉडी ने वेलोसिटीज फर्स्ट और सेकंड बॉडी की अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट इंटरचेंज हो गई, क्योंकि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है बेटा। आपकी जो इलास्ट बॉडीज भी कैसी, इलास्टिक कोलिजन है, और साथ में उनके मास भी सेम है, तो ऐसे केसेस में हमेशा अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाती है। तो ये यू साइन थीटा पे जा रही है और ये यू कॉस थीटा पे जा रही है, तो आपको आंसर समझ में आ रहा है कि इसका 90 डिग्री आ रहा है। क्लियर है आपको ये चीज? कोलाइडिंग बॉडीज के बीच एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। कोई डाउट किसी को? ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए सब लोग, अब ध्यान से करेंगे, सिंपल सा है बहुत। ए पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी v नॉट, वर्टिकली स्ट्राइक कर रहा है पार्टिकल, इसको याद भी रखेंगे, बहुत यूज होगा ये। ए पार्टिकल स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी v नॉट, स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी v नॉट। ठीक है, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करता है इस तरीके से, ग्राउंड है तो ये पार्टिकल v नॉट स्पीड से आके स्ट्राइक कर रहा है। ठीक है, परपेंडिकुलरली विद वेलोसिटी v नॉट, इफ कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज स्मॉल ई, ये जो ग्राउंड है और इसका जो पार्टिकल आके स्ट्राइक कर रहा है, इसके मटेरियल के बीच कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई है। इफ कोफिशिएंट ऑफ restitution is small e, coefficient of restitution is small e, then find out velocity with which it rebounds. Then find out velocity with which it rebounds. Find out velocity with which it rebounds. ठीक है, particle makes strike the ground with velocity v naught, if coefficient of restitution is small e, then find out velocity with which it rebounds. तो ये कितनी स्पीड से रिबाउंड होगा ये बताना है आपको। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन स्मॉल ई है, तो पार्टिकल कितनी स्पीड से रिबाउंड होगा। तो क्या लगाएंगे आप, ई का फार्मूला लगाइए इसमें आराम से, ई का फार्मूला लगा दीजिए इसमें। ये आपको अगर डेफिनेशन क्लियर है तो अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट वेलोसिटीज यूज की जाती है ई में, नहीं? तो वी नॉट स्पीड से आ रहा है और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई है, ग्राउंड तो कभी चलेगा नहीं आपका, ठीक है ना, ग्राउंड तो कभी चलेगा नहीं,
तो वी नॉट स्पीड से आने के बाद आप कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से इसकी मान लेते हैं आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी वी वन हो गई इसकी। ठीक है ना, और वी टू हमेशा जीरो है बेटा, ग्राउंड कहीं नहीं जा रहा है। तो आप डायरेक्टली बता सकते हैं क्या? बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य, एकदम। तन्ने आप भी ठीक कह रहे हैं। कोई दिक्कत किसी को इसमें आप ई के फार्मूला लगाने में? तो ऐसी अगर वॉल है इस तरह से, इसने आपने बॉल मारी, अगर यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे देगा तो आपको वापस आने वाली स्पीड क्लियर है बेटा, ध्यान ही रखेंगे। तो क्या लगाएंगे? ई इक्वल टू वी माइनस वी अपॉन यू माइनस यू। कोई ऐसा बच्चा तो नहीं जिसको ये फार्मूला लगाने में दिक्कत आती है स्मॉल ई का? ए इक्वल टू वी टू माइनस वी अपॉन यू इसमें लगाने में दिक्कत तो नहीं आती है? सेकंड ऑब्जेक्ट ये वाला है, ग्राउंड, जिसकी ना तो पहले वेलोसिटी थी ना बाद में वेलोसिटी है। तो वी टू जीरो हो गया, माइनस वी वन। आपने किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान ली, आपने अपवर्ड डायरेक्शन मान लो पॉजिटिव मान ली। ऐसे लगाते हैं बेटा, एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान के, ये लॉ भी ध्यान रखेंगे। स्मॉल ई की वैल्यू का जो लॉ है, ये भी एक डायरेक्शन पॉजिटिव मान के लगाते हैं। वी टू माइनस वी वन अपॉन यू वन माइनस यू। तो आपका वी टू कितना है? जीरो है। यू टू भी जीरो है। वी वन कितना आ गया आपका? अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव है, पॉजिटिव लिख दो। यू वन फिर नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस वी नॉट लिख दो। तो यहाँ से आपका वी वन कितना आ जाएगा? वी वन ई वी नॉट आ जाएगा बेटा। तो ये ध्यान रखेंगे, आपने सीधी ग्राउंड पर कोई चीज आके टकरा रही है, बहुत यूज होता है, तो वापस जाने वाले की वेलोसिटी कितनी होगी? ई वी नॉट होगी। ठीक है। फिक्स वॉल है, वहां पर वी नॉट से आके टकरा रही है, वापस कितनी स्पीड से आएगी? ई वी नॉट। ठीक है ना, तो ये वॉल और ग्राउंड से इस तरह की कोलिजन और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दे। अब आपको बोले इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो वी नॉट से जा रही है, तो वी नॉट से वापस लौट आएगी। अगर इलास्टिक कोलिजन है ग्राउंड और पार्टिकल के बीच में, तो पार्टिकल अगर वी नॉट से स्ट्राइक कर रहा है तो इसका रिफ्लेक्ट भी किससे हो जाएगा? ई वी नॉट से हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो बताए बेटा इस क्वेश्चन को लेके, ग्राउंड से रिबाउंड के केस को लेके।